कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कोर्ट रूम का सीन, जहां एक सीधे साधे दिखने वाले बैंकर एंडी ड्यूफ्रेन पर अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी की बेरहमी से हत्या करने का मुकदमा चल रहा है। सरकारी वकील पूरी ताकत से एंडी को गुनहगार साबित करने में लगा है। वह कोर्ट के सामने सबूत रखता है कि मर्डर वाली रात एंडी ने शराब पी थी, उसके पास वही .38 कैलिबर की रिवॉल्वर थी जिससे खून हुआ था, और उसने अपनी पत्नी को उसके आशिक के साथ देख लेने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी थी। विटनेस बॉक्स में खड़ा एंडी शांत आवाज में अपनी सफाई देता है। वह मानता है कि उस रात उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था, वह गुस्से में था और उसने शराब भी पी थी। उसने बदला लेने की बात भी सोची थी, लेकिन कुछ देर बाद उसका गुस्सा शांत हो गया और वह अपनी बंदूक को नदी में फेंक कर घर लौट आया था। लेकिन जब वकील उससे पूछता है कि अगर वह बेगुनाह है तो पुलिस को वह बंदूक नदी में क्यों नहीं मिली, इस पर एंडी के पास कोई जवाब नहीं होता। वकील कोर्ट को बताता है कि एंडी की पत्नी और उसके प्रेमी के शरीर में कुल 4 गोलियां मारी गई थीं, जो सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक सोची समझी क्रूरता को दिखाता है। एंडी जज से कहता है कि वह भले ही एक खराब पति रहा हो, लेकिन वह कातिल नहीं है, मगर कानून को सबूत चाहिए होते हैं, जज्बात नहीं। जज एंडी को दोषी करार देता है और उसे बिना किसी पैरोल के 2 लगातार आजीवन कारावास की सजा सुनाता है। एंडी को सीधे भेज दिया जाता है शॉशैंक स्टेट प्रिसन, एक ऐसी जेल जहां से जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन माना जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है शॉशैंक जेल के अंदर, जहां हमारी मुलाकात होती है एलिस बॉयड रेडिंग से, जिसे सब रेड कहते हैं। रेड जेल का एक पुराना और शातिर कैदी है जिसके पास पैरोल बोर्ड के सामने अपनी रिहाई की गुहार लगाने का मौका आता है। रेड बोर्ड के सामने खुद को पूरी तरह सुधरा हुआ इंसान बताता है, लेकिन बोर्ड उसकी पैरोल रिजेक्ट कर देता है। रेड को इस बात का कोई गम नहीं है क्योंकि उसे जेल की आदत हो चुकी है। रेड शॉशैंक जेल का वो आदमी है जो कैदियों को सिगरेट, ताश के पत्ते या कोई भी बाहरी चीज लाकर दे सकता है। तभी जेल के बड़े फाटक खुलते हैं और एक बस अंदर आती है। इस बस में एंडी ड्यूफ्रेन समेत कई नए कैदी होते हैं, जिन्हें जेल की भाषा में न्यू फिश कहा जाता है। पुराने कैदी नए कैदियों को देखकर चिल्लाने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और उन पर शर्त लगाने लगते हैं। रेड भी अपने दोस्तों के साथ खड़ा यह तमाशा देख रहा होता है। रेड की नजर एंडी पर पड़ती है, जो बेहद शांत, साफ सुथरा और कमजोर सा दिख रहा था। रेड अपने दोस्तों से शर्त लगाता है कि यह नया कैदी एंडी जेल की पहली रात का दबाव नहीं झेल पाएगा और सबसे पहले रो पड़ेगा। शाम को सभी नए कैदियों को एक लाइन में खड़ा किया जाता है। वहां जेल का क्रूर कैप्टन बायरन हेडली और जेल का लालची वार्डन सैमुअल नॉर्टन आते हैं। नॉर्टन कैदियों को साफ शब्दों में समझा देता है कि इस जेल में सिर्फ 2 ही चीजें चलती हैं, बाइबल और अनुशासन। वह कहता है, तुम्हारा झुकाव भगवान की तरफ होना चाहिए और तुम मेरे कब्जे में हो। नॉर्टन के जाने के बाद कैदियों को नंगा करके उन पर कीटनाशक पाउडर छिड़का जाता है और उन्हें उनकी अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया जाता है। रात होते ही जेल में सन्नाटा छा जाता है और पुराने कैदी जानबूझकर नए कैदियों को डराने के लिए आवाजें निकालने लगते हैं। तभी एक मोटा नया कैदी डर के मारे चीखने और रोने लगता है कि वह यहाँ नहीं रहना चाहता। कैप्टन हेडली गुस्से में उसकी सेल के पास पहुंचता है, उसे बाहर निकालता है और डंडे से तब तक बेरहमी से पीटता है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। अगली सुबह एंडी को पता चलता है कि उस मोटे कैदी की रात को ही मौत हो चुकी है। एंडी चुपचाप यह सब देखता है और रेड अपनी शर्त हार जाता है क्योंकि एंडी ने पूरी रात एक आंसू भी नहीं बहाया था। शुरुआती कुछ हफ्तों तक एंडी जेल में बिल्कुल अकेला रहता है। वह किसी से बात नहीं करता, बस चुपचाप अपनी कोठरी में बैठा रहता है या जेल के अहाते में अकेले टहलता रहता है। उसकी यह खामोशी और चलने का अंदाज ऐसा था जैसे वह जेल में नहीं बल्कि किसी पार्क में घूम रहा हो। रेड और उसके दोस्त दूर से उसे देखते रहते हैं। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद आखिरकार एंडी पहली बार रेड के पास जाता है। रेड उस समय अपने दोस्तों के साथ धूप सेक रहा होता है। एंडी सीधे मुद्दे पर आता है और रेड से कहता है कि उसे एक रॉक हैमर, पत्थर तराशने वाला छोटा हथौड़ा चाहिए। रेड थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि उसे इसकी क्या जरूरत है। एंडी समझाता है कि उसे पत्थरों को तराश कर छोटी मूर्तियां और कलाकृतियां बनाने का शौक है। रेड उसे चेतावनी देता है कि अगर यह हथौड़ा किसी को मारने के लिए चाहिए तो वह इसमें उसकी मदद नहीं करेगा। एंडी मुस्कुराकर कहता है कि अगर रेड उस हथौड़े को देखेगा तो समझ जाएगा कि उससे किसी की जान नहीं ली जा सकती, क्योंकि वह बहुत ही छोटा होता है। रेड मान जाता है, लेकिन कहता है कि इसके लिए थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे, और एंडी बिना किसी मोल तोल के राजी हो जाता है। जाने से पहले एंडी अपना नाम बताता है, मैं एंडी ड्यूफ्रेन हूँ। रेड भी अपना परिचय देता है। इस मुलाकात के बाद रेड को लगने लगता है कि एंडी वाकई बाकी कैदियों से बहुत अलग है। कुछ दिनों बाद रेड वादे के मुताबिक एंडी तक वो रॉक हैमर पहुंचा देता है। जब रेड उस हथौड़े को देखता है तो उसे हंसी आ जाती है, क्योंकि वह इतना छोटा था कि अगर कोई उससे जेल की दीवार खोदने की सोचे तो उसे कम से कम 600 साल लग जाएंगे। इसके बाद एंडी रेड से कुछ सुंदर पत्थर और पोस्टर की मांग भी करता है, जिनमें से एक मशहूर एक्ट्रेस रीटा हैवर्थ का बड़ा पोस्टर होता है, जिसे एंडी अपनी कोठरी की दीवार पर लगा लेता है। जेल की जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन एंडी की मुश्किलें कम नहीं होती। जेल में सिस्टर्स नाम का एक खूंखार गैंग था जिसका लीडर बोग्स था। बोग्स और उसके साथी एंडी को अकेला देखकर उस पर हमला करते हैं और उसका शारीरिक शोषण करने की कोशिश करते हैं। एंडी हर बार पूरी ताकत से उनका मुकाबला करता है, मार खाता है, अस्पताल जाता है, लेकिन कभी घुटने नहीं टेकता। करीब 2 साल तक एंडी इसी नरक को झेलता रहता है। फिर साल 1949 आता है। जेल का वार्डन नॉर्टन कुछ कैदियों को जेल की एक फैक्ट्री
फैक्ट्री की छत की मरम्मत करने के काम पर लगाता है। रेड अपनी सेटिंग के जरिए इस काम में अपने दोस्तों और एंडी का नाम भी डलवा देता है ताकि कुछ दिनों के लिए उन्हें खुली हवा में काम करने का मौका मिले। मई की कड़कड़ाती धूप में सब कैदी छत पर डामर बिछाने का काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पहरा दे रहे क्रूर कैप्टन बायरन हेडली अपने साथियों से बात करते हुए अपनी एक बड़ी समस्या बताता है। हेडली को उसके मरे हुए भाई की वसीयत से $35,000 मिलने वाले हैं, लेकिन वह इस बात से परेशान है कि सरकार इस रकम पर इतना भारी टैक्स लगा देगी कि उसके पास लगभग कुछ नहीं बचेगा। हेडली गुस्से में चिल्ला रहा होता है और बाकी कैदी चुपचाप काम कर रहे होते हैं, लेकिन एंडी, जो कि एक बेहद काबिल बैंक मैनेजर रह चुका था, हेडली की बातें सुनकर धीरे से सीधे उस खूंखार कैप्टन की तरफ बढ़ने लगता है। एंडी को अपनी तरफ आता देख कैप्टन हेडली का पारा चढ़ जाता है। वह अपनी बंदूक तान देता है और एंडी को छत से नीचे फेंकने की धमकी देता है, लेकिन एंडी बिना डरे बेहद शांत आवाज में पूछता है, कैप्टन, क्या आपको अपनी पत्नी पर भरोसा है? हेडली को लगता है कि एंडी उसका मजाक उड़ा रहा है। वह गुस्से में एंडी को पकड़कर छत के किनारे तक ले जाता है, जहां से नीचे गिरने का मतलब सीधा मौत था। रेड और उसके दोस्त डर जाते हैं कि आज एंडी का बचना मुश्किल है, मगर एंडी तुरंत चिल्लाकर कहता है कि अगर आपको अपनी पत्नी पर भरोसा है तो आप सरकार को एक भी रुपया टैक्स दिए बिना वो पूरे $35,000 कानूनी रूप से बचा सकते हैं। टैक्स का नाम सुनते ही हेडली रुक जाता है और एंडी को पीछे खींचता है। एंडी उसे समझाता है कि कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को एक बार में एक बड़ी रकम टैक्स फ्री गिफ्ट के रूप में दे सकता है। एंडी कहता है कि वह खुद इसके सारे सरकारी कागजात और IRS के फॉर्म तैयार कर देगा और इसके बदले में वह कोई पैसा नहीं लेगा। वह बस इतना चाहता है कि छत पर काम कर रहे उसके साथी कैदियों को ठंडी बियर की 3-3 बोतलें मिल जाएं। हेडली एंडी की इस डील को मान जाता है। अगले ही दिन छत पर काम करने वाले सभी कैदी ठंडी बियर का मजा ले रहे होते हैं। रेड दूर बैठकर एंडी को देखता है, जिसने खुद बियर को हाथ तक नहीं लगाया था। वह बस एक कोने में बैठकर मुस्कुरा रहा था। रेड को समझ आता है कि एंडी ने यह सब बियर के लिए नहीं, बल्कि कुछ पलों के लिए खुद को और अपने दोस्तों को एक आजाद इंसान महसूस कराने के लिए किया था। इस घटना के बाद जेल में एंडी की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर्स गैंग का लीडर बोग्स एक बार फिर अंधेरे में एंडी को अकेला पाकर उस पर जानलेवा हमला कर देता है, जिससे एंडी को गंभीर चोटें आती हैं और उसे हफ्ते भर के लिए जेल के अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। लेकिन इस बार कैप्टन हेडली एंडी के एहसान तले दबा था। वह बोग्स को सबक सिखाने के लिए उसकी सेल में जाता है और उसे इतनी बेरहमी से पीटता है कि बोग्स हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। इसके बाद उसे किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब एंडी को तंग करने वाला कोई नहीं बचा था। जब एंडी ठीक होकर अपनी कोठरी में लौटता है तो उसे रेड की तरफ से तोहफे में कुछ खूबसूरत तराशे हुए पत्थर मिलते हैं, जिन्हें देखकर एंडी बेहद खुश होता है। साल 1951 में वार्डन नॉर्टन एंडी की काबिलियत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने का फैसला करता है। वह एंडी को छत की मरम्मत और फैक्ट्री के भारी काम से हटाकर जेल की पुरानी लाइब्रेरी में ट्रांसफर कर देता है। इस लाइब्रेरी की देखरेख ब्रूक्स हैटलन नाम का एक बहुत बूढ़ा कैदी करता था, जो पिछले 50 सालों से शॉशैंक जेल में बंद था। एंडी के लाइब्रेरी में आने का असली मकसद किताब संभालना नहीं था, बल्कि जेल के गार्ड्स, कैप्टन और खुद वार्डन के टैक्स रिटर्न फाइल करना और उनके पैसों का हिसाब किताब संभालना था। धीरे धीरे बात इतनी फैल जाती है कि दूसरी जेलों के गार्ड्स भी अपना टैक्स बचाने के लिए शॉशैंक जेल में एंडी के पास आने लगते हैं। एंडी एक कोने में बैठकर शांति से सबका काम करता है और बदले में वह वार्डन नॉर्टन से जेल की टूटी फूटी लाइब्रेरी को बड़ा बनाने और नई किताबें मंगाने के लिए फंड की मांग करता है। वार्डन नॉर्टन एंडी को लाइब्रेरी के लिए सरकारी फंड देने से साफ मना कर देता है और कहता है कि सरकार के पास इन सब फालतू कामों के लिए पैसे नहीं है। लेकिन एंडी हार मानने वालों में से नहीं था। वह राज्य सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को हर हफ्ते पत्र लिखना शुरू कर देता है, जिसमें वह जेल की लाइब्रेरी के लिए नई किताबें और पैसों की मांग करता है। एंडी बिना रुके हर हफ्ते अपनी चिट्ठी भेजता रहता है। इसी बीच वार्डन नॉर्टन अपनी काली कमाई का एक नया धंधा शुरू करता है। वह जेल के कैदियों को बाहर सरकारी और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के कामों में मजदूरी पर लगाता है। क्योंकि जेल के कैदियों को बहुत कम मजदूरी देनी पड़ती थी, इसलिए बाहर के बड़े ठेकेदार नॉर्टन को इस बात के लिए भारी रिश्वत देते थे कि उनके मुकाबले कोई दूसरा ठेकेदार बाजार में न टिक सके। इस तरह नॉर्टन के पास लाखों डॉलर की काली कमाई आने लगती है। अब इस काले धन को सफेद करने और इसे छिपाने की जिम्मेदारी एंडी के कंधों पर आ जाती है। एंडी अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके एक ऐसा मास्टर प्लान बनाता है जो नॉर्टन की सोच से भी परे था। एंडी कागजों पर एक फर्जी इंसान तैयार करता है, जिसका नाम वह रखता है रैंडल स्टीफेंस। एंडी इसी फर्जी नाम से कई बैंक अकाउंट खोलता है। नॉर्टन का सारा काला धन उसी अकाउंट में ट्रांसफर करता है और सारे सरकारी दस्तावेजों पर इसी काल्पनिक रैंडल स्टीफेंस के साइन और ID प्रूफ लगा देता है। एंडी मजाक में रेड को बताता है कि अगर कभी पुलिस आई तो वे इस रैंडल स्टीफेंस को ढूंढते रह जाएंगे, जो असल दुनिया में मौजूद ही नहीं है। तभी एक दिन करीब 6 साल तक लगातार हर हफ्ते चिट्ठी भेजने के बाद एंडी की मेहनत रंग लाती है। राज्य सरकार शॉशैंक जेल की लाइब्रेरी के लिए $200 का चेक और पुरानी किताबों से भरे कुछ बक्से भेजती है। साथ ही सरकार एक खत
खत भी भेजती है जिसमें लिखा होता है कि अब एंडी उन्हें चिट्ठियां भेजना बंद करे। लेकिन एंडी मुस्कुराकर रेड से कहता है कि अब तो वह हर हफ्ते एक की बजाय 2 चिट्ठियां भेजेगा। आए हुए बक्सों में एंडी को मशहूर इटालियन ओपेरा द मैरिज ऑफ फिगारो का एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड मिलता है। एंडी उस रिकॉर्ड को लेकर वार्डन के केबिन में जाता है। उस वक्त वहां कोई नहीं था। एंडी दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है और उस ओपेरा म्यूजिक को पूरे जेल के लाउडस्पीकर पर प्ले कर देता है। उस खूबसूरत और सुरीली आवाज को सुनकर पूरे शॉशैंक जेल में जैसे वक्त थम जाता है। मैदान में घूम रहे कैदी, काम कर रहे गार्ड्स और यहाँ तक कि अस्पताल में पड़े बीमार लोग भी अपनी जगह पर ठहर जाते हैं। सब आसमान की तरफ देखने लगते हैं। रेड बाद में बताता है कि उस पल ऐसा लगा जैसे जेल की ऊंची दीवारें गायब हो गई हों और हर कैदी खुद को हवा की तरह आजाद महसूस कर रहा हो। वार्डन नॉर्टन और कैप्टन हेडली गुस्से में एंडी के केबिन का दरवाजा खटखटाते हैं और उसे तुरंत म्यूजिक बंद करने को कहते हैं। एंडी बिना डरे लाउडस्पीकर की आवाज और बढ़ा देता है। इस गुस्ताखी के बदले एंडी को 2 हफ्ते के लिए द होल अंधेरी काल कोठरी में अकेले बंद कर दिया जाता है। जब एंडी बाहर आता है तो वह बेहद थका हुआ लेकिन अंदर से खुश था। वह रेड और अपने दोस्तों से कहता है कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यह आपके अंदर उम्मीद जगाए रखता है। मगर रेड उसे समझाता है कि जेल के अंदर उम्मीद एक बहुत ही खतरनाक चीज है जो इंसान को पागल कर सकती है। समय अपनी रफ्तार से बीतता रहता है और साल आता है 1959। एंडी को सरकार की तरफ से हर साल इतना फंड मिलने लगता है कि वह शॉशैंक जेल की पुरानी लाइब्रेरी को पूरे न्यू इंग्लैंड इलाके की सबसे बेहतरीन और बड़ी जेल लाइब्रेरी में बदल देता है। अब एंडी सिर्फ किताबें ही नहीं संभाल रहा था बल्कि वह जेल के अनपढ़ कैदियों को पढ़ाता भी था ताकि वे बाहर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। इसी दौरान जेल के बूढ़े कैदी ब्रूक्स की पैरोल मंजूर हो जाती है। 50 साल जेल की चारदीवारी में बिताने के बाद ब्रूक्स को आजादी की खबर सुनकर खुशी नहीं बल्कि गहरा सदमा लगता है। वह इतना डर जाता है कि जेल से बाहर न जाने के लिए वह अपने ही दोस्त की गर्दन पर चाकू रख देता है ताकि उसकी पैरोल रद्द हो जाए। एंडी और रेड उसे शांत कराते हैं। रेड सबको समझाता है कि ब्रूक्स पागल नहीं है बल्कि वह इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुका है, यानी जेल की इन दीवारों से पहले उसे नफरत थी, फिर आदत हुई और अब वह इसके बिना जी नहीं सकता। खैर, ब्रूक्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है। सरकार उसे शहर के एक छोटे से कमरे में ठहराती है और एक ग्रोसरी स्टोर पर सामान पैक करने की नौकरी दे देती है। लेकिन बाहरी दुनिया की तेज रफ्तार, गाड़ियों का शोर और अकेलेपन के आगे ब्रूक्स घुटने टेक देता है। उसे समझ आ जाता है कि इस बूढ़ी उम्र में अब बाहरी दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। एक दिन वह अपने कमरे की छत की लकड़ी पर कुल्हाड़ी से लिखता है, ब्रूक्स वाज हियर, ब्रूक्स यहाँ था, और फिर उसी छत से लटककर अपनी जान दे देता है। ब्रूक्स की मौत की खबर जब जेल पहुंचती है तो एंडी और रेड के दिल टूट जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जेल इंसान के शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा को भी कैसे गुलाम बना लेती है। फिर साल 1965 आता है। शॉशैंक जेल में टॉमी विलियम्स नाम के एक जवान और फुर्तीले कैदी की एंट्री होती है। टॉमी चोरियों के इल्जाम में कई बार जेल जा चुका था लेकिन वह दिल का बुरा नहीं था। वह बहुत हंसमुख था और जल्द ही एंडी और रेड के ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। टॉमी एंडी की इज्जत करता था। जब उसे पता चलता है कि एंडी कैदियों को पढ़ाता है तो टॉमी भी एंडी से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे पढ़ाए ताकि वह अपनी पत्नी और बच्ची के लिए एक पढ़ा लिखा इंसान बन सके। एंडी टॉमी को दिल से पढ़ाना शुरू करता है। टॉमी पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था। वह कई बार हताश होकर किताबें फेंक देता था लेकिन एंडी के सपोर्ट की वजह से वह आखिरकार अपनी हाई स्कूल की परीक्षा दे देता है। परीक्षा खत्म होने के बाद एक दिन टॉमी मैदान में रेड और उसके दोस्तों के साथ बैठा होता है। बातों बातों में जब उसे पता चलता है कि एंडी एक बड़ा बैंक मैनेजर था और अपनी पत्नी के मर्डर के इल्जाम में यहाँ आया है तो टॉमी के होश उड़ जाते हैं। वह एंडी के केस की पूरी डिटेल पूछता है कि मर्डर कब, कहां और कैसे हुआ था। जब रेड उसे बताता है कि एंडी की पत्नी का मर्डर एक गोल्फ खिलाड़ी के साथ हुआ था तो टॉमी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह कांपती आवाज में कहता है, एंडी बेगुनाह है, मुझे पता है कि उसकी पत्नी का असली कातिल कौन है। टॉमी की बात सुनकर रेड तुरंत एंडी को बुलाता है। एंडी के सामने टॉमी एक ऐसा सच उगलता है जो एंडी की जिंदगी बदल सकता था। टॉमी बताता है कि कुछ साल पहले वह एक दूसरी जेल में बंद था जहां उसकी मुलाकात एल्मो ब्लाच नाम के एक साइको किलर से हुई थी। एल्मो ने एक रात शराब के नशे में टॉमी को अपनी एक पुरानी वारदात के बारे में हंसते हुए बताया था। एल्मो ने कहा था कि उसने एक कंट्री क्लब के गोल्फ खिलाड़ी और उसकी प्रेमिका को उनके घर में घुसकर गोलियों से भून दिया था और सबसे मजे की बात यह थी कि उस लड़की का पति जो कि एक बड़ा बैंक मैनेजर था, पुलिस ने उसे ही असली कातिल मानकर जेल भेज दिया। ये सब सुनकर एंडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एंडी तुरंत यह पूरी बात लेकर वार्डन नॉर्टन के पास जाता है। वह नॉर्टन को समझाता है कि टॉमी कोर्ट में गवाही देने को तैयार है और अगर केस दोबारा खुला तो उसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। लेकिन वार्डन नॉर्टन एंडी की बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उल्टा वह एंडी का मजाक उड़ाता है और उसे झूठा कहता है। दरअसल नॉर्टन बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर एंडी जेल से बाहर गया तो उसके सारे काले धंधे, रिश्वतखोरी और फर्जी रैंडल स्टीफेंस के अकाउंट्स का पर्दाफाश हो जाएगा। एंडी समझ जाता है कि नॉर्टन अपनी काली कमाई को बचाने के लिए उसकी आजादी छीन रहा है। गुस्से में एंडी नॉर्टन को अंधा और बहरा कह देता है और उसकी काली कमाई के पैसों का जिक्र करता है। यह सुनते ही नॉर्टन आग बबूला हो जाता है। वह कैप्टन हेडली को बुलाता है और एंडी को सजा के तौर पर 1 महीने के लिए द होल अंधेरी काल कोठरी में बंद करवा देता है। लेकिन नॉर्टन को अभी भी डर था कि कहीं टॉमी जेल के दूसरे अधिकारियों या बाहर किसी को यह सच न बता दे। इसलिए नॉर्टन एक खौफनाक साजिश
साजिश रचता है। एक रात नॉर्टन टॉमी को बैरक से बाहर अकेले में बुलाता है। वह टॉमी को सिगरेट ऑफर करता है और बड़े प्यार से पूछता है कि क्या वह सच में एंडी के लिए कोर्ट में गवाही देगा और अपनी बात पर कायम रहेगा। मासूम टॉमी बिना नॉर्टन की चालाकी समझे सीधे कहता है, हाँ सर, अगर इससे एंडी साहब की जिंदगी बचती है तो मैं कोर्ट में कसम खाकर सब सच बता दूंगा। नॉर्टन मुस्कुराता है, अपनी सिगरेट फेंकता है और पीछे मुड़कर हाथ से इशारा कर देता है। तभी अंधेरे में खड़ा कैप्टन हेडली अपनी राइफल से टॉमी पर लगातार कई गोलियां चला देता है। टॉमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह जेल में यह अफवाह फैला दी जाती है कि टॉमी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए गार्ड्स को उस पर गोली चलानी पड़ी। काल कोठरी के अंधेरे में बंद एंडी को जब टॉमी की मौत की खबर मिलती है तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वार्डन नॉर्टन खुद एंडी की कोठरी में आता है और क्रूरता से कहता है कि टॉमी का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो चुका है। वह एंडी को धमकी देता है कि अगर उसने जेल के गार्ड्स और उसके पैसों का हिसाब किताब संभालना बंद किया तो वह एंडी को इस जेल के सबसे गंदे और खतरनाक हिस्से में फेंकवा देगा और लाइब्रेरी को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। एंडी चुपचाप नॉर्टन की शर्तें मान लेता है। जब एंडी करीब 2 महीने बाद काल कोठरी से बाहर आता है तो वह पूरी तरह बदला हुआ और खामोश दिखाई देता है। काल कोठरी से बाहर आने के बाद एंडी बेहद उदास और खोया खोया रहने लगता है। एक दिन वह अहाते में रेड के साथ बैठता है और अपनी जिंदगी के बारे में बातें करने लगता है। एंडी कहता है कि उसकी पत्नी बेगुनाह थी, लेकिन वह खुद को भी पूरी तरह निर्दोष नहीं मानता। वह कहता है कि वह एक बहुत ही शांत और सख्त इंसान था, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे दूर हो गई और ये सब हुआ। वह कहता है, मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा, लेकिन मैंने अपनी खामोशी से उसे दूर जरूर ढकेल दिया था। एंडी पहली बार रेड के सामने जेल से बाहर की अपनी इच्छाएं जाहिर करता है। वह कहता है कि मैक्सिको की सीमा पर प्रशांत महासागर के किनारे जिहुआतानेहो नाम की एक छोटी सी खूबसूरत जगह है। वह आजाद होकर वहां जाना चाहता है। समुद्र के किनारे एक छोटा सा होटल खोलना चाहता है और एक पुरानी नाव को ठीक करके सैलानियों को घुमाना चाहता है। रेड उसे समझाता है कि ये सब सिर्फ झूठे सपने हैं और एंडी को अब इस हकीकत को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वह अब कभी जेल से बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन एंडी कहता है, जिंदगी में सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो जीने की तैयारी में लग जाओ या फिर मरने का इंतजार करो। जाने से पहले एंडी रेड से एक अजीब सा वादा मांगता है। वह कहता है कि अमेरिका के बक्स काउंटी में एक बड़ा सा खेत है जहाँ एक बड़ा ओक का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक खास काली पत्थर की चट्टान है जो न्यू इंग्लैंड के बाकी पत्थरों से बिल्कुल अलग है। एंडी कहता है कि अगर रेड कभी जेल से बाहर आए तो वह उस पेड़ के पास जाए और उस काले पत्थर के नीचे दबे एक बक्से को निकाले। रेड हैरान होता है, लेकिन एंडी को दिलासा देने के लिए वादा कर देता है। उस शाम एंडी के व्यवहार से रेड और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं। एंडी ने जेल के एक दूसरे कैदी से चोरी छिपे 6 फीट लंबी नायलॉन की रस्सी भी ली थी। रेड को डर लगने लगता है कि कहीं एंडी काल कोठरी के टॉर्चर और टॉमी की मौत के सदमे से तंग आकर खुदकुशी करने की तो नहीं सोच रहा है। उस रात सब कैदी अपनी अपनी सेल में सोने चले जाते हैं, लेकिन रेड की आंखों में नींद नहीं थी। वह पूरी रात डर के साए में एंडी की सलामती की दुआ करता रहता है। उसी रात एंडी हमेशा की तरह वार्डन नॉर्टन के केबिन में उसका काम समेट रहा होता है। वह नॉर्टन के गंदे जूतों को पॉलिश करता है, उसके टैक्स के कागजात और उसकी डायरी को अलमारी के लॉकर में बंद करता है। लेकिन एंडी चुपके से वार्डन की उस असली डायरी को, जिसमें सारे काले धंधों का हिसाब था, अपनी पीठ के पीछे छुपा लेता है और उसकी जगह बाइबल को लॉकर में रख देता है। साथ ही वह वार्डन के महंगे काले जूते खुद पहन लेता है और वार्डन के पुराने जूते बक्से में रख देता है। रात के करीब 10 बजे एंडी अपनी कोठरी में लौट आता है। रात की गिनती खत्म होती है और जेल की लाइटें बंद कर दी जाती हैं। बाहर तेज आंधी, तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। एंडी अपनी कोठरी में खड़ा होता है और दीवार पर टंगे उस मशहूर एक्ट्रेस के बड़े पोस्टर को देखता है। अगली सुबह जब जेल के गार्ड्स गिनती के लिए आते हैं तो एंडी की कोठरी खाली मिलती है। एंडी गायब था। वार्डन नॉर्टन और कैप्टन हेडली गुस्से में एंडी की कोठरी में पहुंचते हैं। नॉर्टन को समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान बिना ताला तोड़े इतनी कड़ी सुरक्षा वाली जेल से हवा में कैसे गायब हो सकता है। गुस्से में नॉर्टन एंडी के पत्थरों और दीवार पर टंगे रीटा हैवर्थ के पोस्टर पर हाथ मारता है। तभी एक अजीब सी आवाज होती है। नॉर्टन उस पोस्टर को फाड़ देता है और पोस्टर के पीछे जो दिखता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दीवार के पीछे एक बहुत बड़ा सुराख था। अब फ्लैशबैक में असली कहानी दिखाई जाती है। एंडी पिछले 19 सालों से उसी छोटे से रॉक हैमर से हर रात चुपचाप दीवार को खोद रहा था, जिसे रेड ने उसे लाकर दिया था। वह खोदकर निकाली गई मिट्टी को अपनी जेबों में भरकर रोज सुबह अहाते के मैदान में चुपके से गिरा देता था। उस रात आंधी तूफान का फायदा उठाकर एंडी उस सुराख के रास्ते जेल की मुख्य सीवर पाइपलाइन गंदे नाले के पाइप तक पहुंचा। उसने एक भारी पत्थर से उस लोहे के पाइप को तोड़ा और उसके अंदर रेंगना शुरू किया। वह सीवर लाइन करीब 500 गज लंबी थी, जो पूरी तरह इंसानी मलबे और गंदे पानी से भरी थी। एंडी उस नरक को पार करके आखिरकार जेल की सीमा से बाहर एक साफ नदी में निकला। उसने बारिश के पानी में अपने बदन की गंदगी को साफ किया, आसमान की तरफ हाथ फैलाए और 19 साल बाद आजादी की खुली हवा में सांस ली। अगली सुबह एंडी वार्डन के सूट और जूतों में शहर के एक बड़े बैंक में पहुंचता है। वह खुद को रैंडल स्टीफेंस बताता है, क्योंकि उसके पास रैंडल स्टीफेंस के सारे असली आईडी प्रूफ और साइन मौजूद थे। इसलिए बैंक मैनेजर बिना किसी शक के नॉर्टन की काली कमाई के पूरे $3,70,000 एंडी को सौंप देता है। एंडी वहां से जाने से पहले एक और काम करता है। वह वार्डन नॉर्टन की काली डायरी और उसके भ्रष्टाचार के सारे सबूत एक लिफाफे में बंद करके शहर के सबसे बड़े अखबार को पोस्ट कर देता है। अगले ही दिन
शॉशैंक जेल के बाहर पुलिस और पत्रकारों की गाड़ियां जमा हो जाती हैं। कैप्टन हेडली को भ्रष्टाचार और टॉमी के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वार्डन नॉर्टन अपने केबिन की खिड़की से जब पुलिस को अपनी तरफ आते देखता है तो वह अपनी अलमारी खोलता है। वहां बाइबल रखी थी जिसके पहले पन्ने पर एंडी का संदेश लिखा था, वार्डन आप सही थे, इस किताब में वाकई मुक्ति है। जब नॉर्टन पन्ने पलटता है तो देखता है कि एंडी ने उस बाइबल के बीच के पन्नों को उसी रॉक हैमर के आकार में काट रखा था। नॉर्टन समझ जाता है कि वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। पुलिस जैसे ही उसका दरवाजा तोड़ती है, नॉर्टन खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। कुछ समय बाद रेड की पैरोल आखिरकार 40 साल बाद मंजूर हो जाती है। बाहर की दुनिया में रेड भी खुद को ब्रूक्स की तरह अकेला महसूस करता है, लेकिन उसे एंडी का वो वादा याद था। वह बक्स काउंटी के उस खेत में पहुंचता है, ओक के पेड़ को ढूंढता है और उस काले पत्थर के नीचे से एक बक्सा निकालता है। बक्से में कुछ पैसे और एंडी की एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, उम्मीद एक अच्छी चीज है रेड, शायद सबसे बेहतरीन चीज, और कोई भी अच्छी चीज कभी मरती नहीं है। एंडी ने उसे जिहुआता ने हो आने का न्योता दिया था। रेड अपना कमरा छोड़ता है और बिना पैरोल अधिकारी को बताए बॉर्डर पार कर जाता है। कहानी के आखिरी सीन में प्रशांत महासागर के खूबसूरत नीले समंदर के किनारे एंडी अपनी पुरानी नाव को ठीक कर रहा होता है। तभी वह सामने से रेड को अपनी तरफ आते देखता है। दोनों दोस्त मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके साथ ही एक बेहद खूबसूरत नोट पर यह शानदार कहानी यहीं खत्म होती है।